कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 11 विकिरण एवं पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति। इसके 1 अंक एवं 2 अंकों के जो प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं उन पर आज हम बात करते हैं। इसके बाद कल अगले वीडियो में 3 और 4 अंक के जो प्रश्न आते हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं 1 अंक के प्रश्नों को। सबसे पहले इसका पहला प्रश्न देखते हैं। एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, तो ये फोटान के रूप में निकलता है। प्रकाश विद्युत धारा निर्भर नहीं करती है, ये प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग संपूर्ण आकाश में एकल तरंग दैर्ध्य के रूप में विस्तृत है। इस तरह से इसके हैं। अब हम आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न में। निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि की माप है? तो ये गतिज ऊर्जा है, क्योंकि हम लोग निरोधी विभव को जो संबंध देखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि मैक्स अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ई वी नॉट। तो यहाँ ई तो नियतांक होता है, तो जो के मैक्स का संबंध होता है वो निरोधी विभव से होता है। निरोधी विभव का जो संबंध है किससे होता है? गतिज ऊर्जा से, माने अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब हम 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस घटना से प्रकाश के तरंग रूप की व्याख्या की जा सकती है? तो यहाँ पर प्रकाश के व्यतिकरण से हम तरंग रूप की व्याख्या करते हैं, और इसके कण रूप की व्याख्या बाकी प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, कृष्णपिंड प्रभाव, ये सब कण रूप को दर्शाते हैं। तरंग रूप के लिए प्रकाश का व्यतिकरण। इसके बाद हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी, तो ये डी ब्रॉगली ने की थी तरंग प्रकृति की। फिर 7वां क्वेश्चन है 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो चलिए इसका हल देखते हैं। इसका जो सूत्र होता है लैम्डा इक्वल टू 12.3 अंडर रूट वी। अंडर रूट वी होता है वोल्टेज, और ये होता है एंगस्ट्रॉम में। इसका मान 2 तरह का होता है। कभी दशमलव यहाँ भी लगा रहता है 1.23, तब यहाँ नैनोमीटर रहता है मात्रक, और जब यहाँ पर दशमलव यहाँ लगा होता है तो एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10। चलिए इसमें मान रख देते हैं, तो ये हो गया 12.3। इसके बाद अपॉन में था रूट वी, तो जो रूट वी है वो है 150। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, 150 का वर्गमूल निकालेंगे। तो ये है 12.3, तो ऊपर ऐसे लिखा ही था, और नीचे जो 150 है तो इसको मान लीजिए कि 144 के आसपास है। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तो यहाँ तो 12 तो निकलेगा ही, और इसको भी समझ लेते हैं दशमलव में 1 कुछ आएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको भाग कर देंगे तो ये लगभग मान के चलते हैं कितना आएगा, 1 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि जो आंसर भी दिया है लगभग में दिया है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 1 एंगस्ट्रॉन। तो इस तरह से हल करेंगे, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अब हम 8वें नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। आठवां प्रश्न है, एक फोटान का संवेग p है तो इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। तो फोटान का संवेग यदि p है तो तरंग दैर्ध्य जो होती है h अपॉन क्या है, p। इसका सूत्र ही होता है लैम्डा इक्वल टू क्या, h अपॉन p। इस तरह से इसका सूत्र होता है। अब 9वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी धातु ठंडे कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रबल विद्युत क्षेत्र की कोटि होती है। तो जो प्रबल विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो लगभग 10 की घात 8 वोल्ट पर मीटर का क्षेत्र होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इस तरह से है ये क्वेश्चन। अब हम पहुंच जाते हैं 11वें क्वेश्चन में। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा ई फोटान का संवेग होगा। तो यहाँ संवेग के लिए देखते हैं, इसका सूत्र E/c होगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो हम
E=mc² देखते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है आइंस्टीन का। इससे इसको हम लिख सकते हैं mc और इनटू में क्या लिखेंगे mc, इस तरह से। तो ये mc का मतलब हो गया द्रव्यमान गुणे वेग, और द्रव्यमान गुणे वेग को लिखते हैं संवेग। तो E ये सूत्र बन जाता है pc। अब हमको p निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा E, और बटे में ये c आ जाएगा, तो E/c बराबर क्या हो गया p। तो इस तरह से फोटान के संवेग का सूत्र क्या होता है, ये होता है, और ये बी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न इसमें छटे हुए हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का खाली स्थान ऊर्जा में स्थानांतरण होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। दूसरा है विकिरण की प्रकृति खाली स्थान होती है, तो ये द्वैती प्रकृति होती है। द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन खाली स्थान प्रयोग द्वारा किया गया है, तो डेविसन जर्मर के प्रयोग द्वारा किया गया है। चौथा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किस खाली स्थान ने की, तो आइंस्टीन ने की प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। फोटान का विराम द्रव्यमान खाली स्थान होता है, यहाँ फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को खाली स्थान कहते हैं, ये कार्यफलन होता है। ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा मतलब कार्यफलन। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की खाली स्थान के साथ रैखिक रूप में परिवर्तित होती है, तो आवृत्ति है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है और उसी में रैखिक रूप से परिवर्तित होती है। अगला है प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की खाली स्थान के अनुक्रमानुपातित होती है, तो ये प्रकाश विद्युत धारा या फोटानों की संख्या तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरह से ये खाली स्थान है। आगे हम 9वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। फोटान का संवेग P बराबर खाली स्थान होता है, तो ये P बराबर mc होता है। 10वां देखते हैं फोटान विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते, क्योंकि फोटान खाली स्थान होते हैं, तो फोटान उदासीन होते हैं, इसलिए विक्षेपित नहीं होते। 11वां देखते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बिना समय पश्चता के एक खाली स्थान प्रक्रिया है, तो ये सतत या भर सकते हैं तात्क्षणिक प्रक्रिया है, मतलब तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। लेनार्ड के प्रयोग में प्रकाश धारा के अधिकतम मान को खाली स्थान धारा कहते हैं, तो ये संतृप्त धारा। संग्राहक प्लेट के उस ऋणात्मक विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है खाली स्थान कहते हैं, उसे निरोधी विभव कहते हैं। इस तरह से ये 14 खाली स्थान हो गए। आगे अब हम 15वें नंबर के खाली स्थान में पहुंचते हैं। प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संबद्ध होती है, जिसे खाली स्थान तरंग कहते हैं, तो यहाँ डी ब्रागली तरंग भी भर सकते हैं या द्रव्य तरंग भी भर सकते हैं। 16वां है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान खाली स्थान होता है, तो ये 1.76 गुणे 10⁻11 है। इसको आप निकाल भी सकते हो। जो विशिष्ट आवेश होता है वो E/m होता है, तो यहाँ E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये होता है 1.6 ही लिख लेते हैं, 7 छोड़ देते हैं, 1.6 गुणे 10⁻19। और यहाँ पर m की बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये होता है 9.1 गुणे 10⁻31। यदि हम इस तरह से इसको हल कर देंगे तो इसका मान ये हो जाएगा 1.76 गुणे 10⁻11। तो यदि याद न आए विशिष्ट आवेश का मान, तो इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। 17वां है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज खाली स्थान ने की, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की। अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है सही जोड़ी मिलाने का, तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश की तीव्रता, तो चलिए प्रकाश की तीव्रता का संबंध जो होता है वो फोटान की संख्या से होता है, फोटानों की संख्या। फिर प्रकाश की आवृत्ति, तो प्रकाश की आवृत्ति का संबंध होता है फोटान की गतिज ऊर्जा से। फिर है देहली आवृत्ति, तो जो देहली आवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति होती है। फिर है कार्यफलन, तो जो कार्यफलन होता है
ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा, इसमें ऊर्जा है, इसमें आवृत्ति है, बस इतना अंतर है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा का मात्रक है। फिर ये क्वांटम सिद्धांत, तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। इस तरह से हमको जोड़ी मिला लेना है। वहाँ इसके आंसर यहाँ भी दिए हुए, आप इससे भी देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, अगली जोड़ी में क्या है। फोटान की ऊर्जा। अब फोटान की ऊर्जा का सूत्र हम देखते हैं, तो फोटान की ऊर्जा ये हो गया E=h²। फिर द्रव्य तरंग, तो द्रव्य तरंग का सूत्र ये होता है λ=h/mv। इसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, तो ये होता है E=mc²। फिर हम बात करते हैं कार्यफलन, तो कार्यफलन का सूत्र ये होता है φ0 = h/0। इसके बाद आइंस्टीन का समीकरण, तो जो आइंस्टीन का समीकरण ये है 1/2 mv² मैक्सिमम वेलोसिटी है ये, बराबर h/μ-μ0। इसके बाद निरोधी विभव है, तो जो निरोधी विभव है ये होता है ये, यहाँ पर ये जो v0 है ये निरोधी विभव है। अब इसके बाद विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, तो इसका जो है ये है बी नंबर, λ=1.23 √V मतलब नैनोमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ी है। चलिए अब हम बात करते हैं एक वाक्य के उत्तर की। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं इसमें। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। यदि यहाँ पर ये नहीं भी लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है, 1.6 भी लिख देंगे तब भी ठीक है। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध होता है ये E=h/ν या E समानुपाती न्यू भी लिख सकते हैं आप, मतलब ऊर्जा जो है आवृत्ति के समानुपाती होती है। दोनों में से दोनों सही है। आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश धारा का मान बढ़ता है। फिर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आवृत्ति होती है वो प्रकाश धारा को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 5वें नंबर के प्रश्न की। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो इस तरह से यहाँ पर ये बढ़ती है। इसके बाद 6वां नंबर का है क्वेश्चन, फोटॉन किसे कहते हैं अथवा प्रकाश के फोटॉन की प्रकृति को स्पष्ट करिए। तो दो तरह से फोटॉन किसे कहते हैं, या उसी को ऐसे पूछ देता है फोटॉन की प्रकृति को स्पष्ट करिए। तो विकिरण स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, बंडलों को फोटॉन कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फोटॉन। 7वां देखते हैं, प्रकाश विद्युत सेल, फोटो सेल, विद्युत नेत्र किसे कहते हैं? तो वही युक्ति जो प्रकाशी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, उसे क्या कहते हैं? फोटो सेल। इसके बाद 8वां है, तापायनिक उत्सर्जन के कारण निकले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? तो ये है तापायन। इसके बाद हम अगला 9वां नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अब तो 9वां प्रश्न है, फोटॉन की ऊर्जा और संवेग में संबंध लिखिए। तो ये फोटॉन की ऊर्जा E है और इसका संवेग क्या है? pc। तो E बराबर क्या हो गया? pc, या E समानुपाती p भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये है। 10वां देखते हैं, गतिमान द्रव्य कण से संलग्न तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो गतिमान द्रव्य कण से संलग्न तरंग दैर्घ्य को द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली का सूत्र लिखते हैं इसको। तो ये होता है λ=h/mv, जहां हमको बताना है कि h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, m क्या है? कण का द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। इस तरह से हमको लिखना है। यहाँ पर जो v लिखा है ये v समझ लेना है, ये स्मॉल v है, इस तरह से। अब हम आते हैं 11 नंबर में, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त की जाती हैं? तो सामान्यतः क्षारीय धातुएं जैसे सीजियम, ये प्रकाश संवेदी धातुएं होती हैं, इनको उपयोग किया जाता है। पदार्थ का कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है? ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में अंतक वोल्टता, इसको अंतक पढ़ते हैं, यहाँ ये अंतक है,
ये एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेना है। ये अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट, अंतक वोल्टता मतलब निरोधी विभव का मान 1.5 वोल्ट है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझ लेना है। जो गतिज ऊर्जा और अंतक वोल्टता में संबंध होता है, ये होता है के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहाँ ई का मान अभी हम ई ही रहने दिए, और वी का मान कितना हो गया 1.5, तो 1.5 ये हो गया 1.5 ई वी। तो यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है तो इतना सही है, यदि आंसर को और बढ़ाना है तो ई का मान और रख देंगे। ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इस तरह से हम यदि रख देंगे तो इसका मान किस में आ जाएगा, जूल में। 1.5 और 1.6 का गुणा कर देंगे तो इस तरह से इसमें आ जाएगा, गुणा करने पर 2.4 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी है। ये इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसका मान जूल में है। अब इसके बाद ये 2 अंक के प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें जो अक्सर 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें पहला प्रश्न है कार्यफलन को समझाइए। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के सीधा है, धातु उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ये कार्यफलन कहलाता है। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ 2 अंक का प्रश्न है, इसलिए कार्यफलन की ऊर्जा के साथ साथ इसकी परिभाषा भी लिख देंगे। तो यहाँ कार्यफलन का सूत्र ये होता है, जहाँ न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, एच क्या है, प्लांक नीतांक, और फाई तो कार्यफलन ही है। अब हम बात करते हैं दूसरा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। अब इसके प्रकार है प्रकाश विद्युत प्रभाव, द्वितीयक उत्सर्जन, और तीसरा है तापायनिक उत्सर्जन, और चौथा है क्षेत्र उत्सर्जन। इस तरह से इसके प्रकार हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण ये है, 1/2 mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। और ये 2 नंबर में पूछा, इसलिए सारा कुछ बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यू क्या कहला गया, ये न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति, न्यू नॉट क्या कहला गया, ये है देहली आवृत्ति। यहाँ नहीं लिखा है, आपको लिख देना देहली आवृत्ति। एच यहाँ पर क्या है, प्लांक नीतांक। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और वी मैक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। इस तरह से हमको यहाँ पर सूत्र लिखने के बाद ये हमको बताना है। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विकिरण की द्वैती प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो प्रकाश तरंग एवं कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो सीधा सीधा यहाँ प्रकाश में चाहे तो कामा भी लगा सकते हैं। तो प्रकाश कभी कण तरंग की तरह और कभी कण की तरह व्यवहार करता है। इसे प्रकाश की क्या कहते हैं, द्वैती प्रकृति कहते हैं। जैसे व्यतिकरण में प्रकाश तरंग प्रकृति का है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश की कणी प्रकृति होती है। तो इस तरह से इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, स्पष्ट करने के लिए दिया है, इसका मतलब आपको उदाहरण भी देना है। इसके बाद हम आते हैं 5वें नंबर के प्रश्न में, तापायनिक उत्सर्जन से क्या आशय है, इसके लिए धातु के क्या गुण होना चाहिए। तो धातु को उच्च ताप पर गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो इसके नाम में ही परिभाषा है, धातु को उच्च ताप पर गर्म करते हैं जिससे उसकी सतह पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं उसकी सतह से, इसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसके लिए धातु के लिए क्या गुण होना चाहिए, धातु का कार्यफलन कैसा हो, कम, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकें। धातु का गलनांक कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, कि धातु पिघले ना और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन में। तो 6वां क्वेश्चन है, डी ब्रागली तरंग दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होती क्यों। मतलब यहाँ डी ब्रागली तरंग जो होती है वो हमको दैनिक जीवन में दिखाई क्यों नहीं देती है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि कणों का द्रव्यमान अधिक होता है जिससे द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है। तो ये सूत्र है लैम्डा इक्वल टू h/mv डी ब्रागली तरंग का। यहाँ यदि m का मान ज़्यादा हो जाएगा तो लैम्डा का मान कम हो जाएगा। तो यही हमको बताना है, दैनिक जीवन में कणों का द्रव्यमान m जो है अधिक होता है जिससे तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाता है, कम। इसके बाद हम 7वें नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन ये है, फोटो सेल की कार्यविधि को समझाइए। तो ये चित्र बना है फोटो सेल,
ये एक यहाँ पर जो ये बाहर का है ये क्वार्ट्ज का बल्ब है। यहाँ पर ये संग्राहक प्लेट मतलब ये एनोड प्लेट है, एनोड है, और यहाँ पर जो ये उत्सर्जक प्लेट है जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो मान लीजिए जिसमें प्रकाश पड़ता है इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये आकर्षित होकर किस में चले जाते हैं, संग्राहक प्लेट में, जिससे परिपथ में धारा बहती है। बस इसके चित्र के बारे में हमको बताना है, थोड़ा सा इसकी कार्यविधि समझाना है। तो चलिए हम इसके चित्र के बारे में बात करते हैं और कार्यविधि के बारे में बात करते हैं। तो एक निर्वातित कांच बल्ब में, ये निर्वातित कांच बल्ब हो गया, अर्ध बेलनाकार प्रकाश संवेदी धातु पट्टिका लगी रहती है। तो ये वाला जो है ये अर्ध बेलनाकार प्रकाश संवेदी धातु की पट्टिका हो गई जो उत्सर्जक का कार्य करती है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जक कहते हैं। एक धातु की तार संग्राहक का कार्य करती है और ये धातु की तार है, ये वाला, ये किसका काम करता है, संग्राहक का कार्य करता है, जो चित्रानुसार उच्च विभव बैटरी से जुड़े होते हैं। और इसका संबंध किससे होता है, एक बैटरी से होता है। जब उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जक पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। माने जब हम इसमें प्रकाश डालते हैं उचित आवृत्ति का यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे जो संग्राहक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, इधर की ओर। तो ये संग्राहक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है। थोड़ा चित्र के बारे में बताना है। तो सीधा सीधा इसमें प्रकाश आपतित होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, संग्राहक उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा जिससे परिपथ में धारा बहेगी। इसे हम क्या कहते हैं, फोटो सेल कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर का है। ये सभी 2-2 अंक के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। निरोधी विभव किसे कहते हैं? आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहा जाता है। कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। तो ये जो के मैक्स दिया है ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है और ये जो ईवी नॉट होता है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होती है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो गति में था वो स्थिर हो जाता है, इसलिए गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, के मैक्स का जो सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है हाफ mv²। मैक्स लगा है तो यहाँ मैक्स लिख दिए और यहाँ ईवी नॉट तो था ही। अब यहाँ पर हमको बता देना है कि क्या क्या है। तो m हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v मैक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और v नॉट क्या हो गया, निरोधी विभव। इस तरह से हमको निरोधी विभव को परिभाषित करना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर का क्वेश्चन है। द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग को द्रव्य तरंगे कहते हैं। अब इनकी गुण या विशेषताएं हम देख लेते हैं अगले में। तो विशेषताएं क्या हैं, ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें या यांत्रिक तरंगें नहीं होती हैं, निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, ये तरंगें कण के आवेश एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। इस तरह से इसके गुण हैं। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो हम जाते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है, ये 10वें नंबर के प्रश्न में आ गए। तो 10वां प्रश्न क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य 1 नैनोमीटर है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो तरंगदैर्घ्य का मान 1 नैनोमीटर है। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो तरंगदैर्घ्य को दर्शाते हैं लैम्डा, इसका मान है 1 नैनोमीटर, तो 1 nm लिख दिए। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, तो ये लिख दिए, मीटर तो है ही तो ये मीटर लिख लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसका संवेग निकालना है। तो संवेग का सूत्र होता है P = h/λ। मतलब यहाँ पर जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र लैम्डा = होता है h/p। तो हमको P निकालना है तो पक्षांतर कर दिए, यहाँ P भेज दिए, यहाँ पर लैम्डा भेज दिए। तो इस तरह से h/λ। अब h का मान एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। 6.62 या 63 भी लिख देते हैं, गुणे 10⁻⁻34, ये h का मान हो गया। इसके बाद लैम्डा का मान कितना है, 10⁻⁹। तो 6.62 तो लिख दिए, ये जो -9 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो -34 में यदि हम +9 कर देंगे तो ये जो है -25 बचेगा, और संवेग है तो kg/s इसका मात्रक हो जाएगा। क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, m × v होता है। तो m का मतलब किलोग्राम और v का मतलब मीटर/s। इससे आप मात्रक निकाल सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं 11 नंबर के प्रश्न में। तो चलिए 11 नंबर का प्रश्न क्या है, एक धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्यफलन को हम क्या लिखें, फाई इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ यदि हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इस तरह से ये मान रख देंगे तो किस में हो जाएगा, जूल में। अब हम जानते हैं फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है ये सूत्र। तो न्यू नॉट बराबर क्या हो गया, फाई अपॉन एच। अब फाई का मान तो हमारे पास ये है 1.6 × 10⁻−19, ये हम यहाँ पर उतार देंगे। एच का मान आपको दिया न रहेगा, याद करना पड़ेगा, 6.62 × 10⁻34। अब इसको हल करना है तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो ये 0.2 अंक हैं, तो यहाँ भी ऊपर जो हो जाएगा ये 60 हो जाएगा 2 अंक का, और नीचे का भी दशमलव हट जाएगा। अब ये 19 में से 34 माने -19 और ये 34 नीचे है जाके ये क्या हो जाएगा, +34। यदि हम इसको हल कर देंगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक शून्य इससे और ले लिए, माने 10 की घात 15 थी तो 10 की घात 14 कर दिए, एक 10 ले लिए। अब 10 लेने के बाद ये 1600/662 हो गया, इसको भाग कर देंगे तो 2.4 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस तरह से इसकी देहली आवृत्ति का मान हो जाएगा। इसके बाद 12वां नंबर का प्रश्न पहुंचते हैं। 12वें नंबर के प्रश्न में है, विशिष्ट आवेश E/m की क्या विशेषता है, E और m के विषय में अलग अलग विचार क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए, E/m का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये जो विशिष्ट आवेश का मान होता है ये पदार्थ की प्रकृति पर नहीं करता है। E और m के विषय में अलग अलग विचार नहीं करते हैं क्योंकि सभी कणों के लिए E/m का मान नियत होता है। इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान सभी कणों के लिए क्या होता है, नियत रहता है। इसका अनुपात विशिष्ट आवेश का अनुपात ये नियत रहता है। चलिए 13 नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। देहली आवृत्ति को समझाइए। तो आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो मतलब ये है कि हर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक न्यूनतम आपतित आवृत्ति होना चाहिए प्रकाश की, तभी उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसी को परिभाषित कर देता है कि आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है, उसे ही देहली आवृत्ति कहते हैं। फिर 14वें नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं 15 नंबर में। तो ये 15वां प्रश्न है 2 अंक के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटान की ऊर्जा किन रूपों में व्यय होती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटान की ऊर्जा 2 रूपों में व्यय होती है। ऊर्जा का कुछ भाग जो है कार्यफलन के रूप में होता है, ये फाई इक्वल टू एच न्यू, और ऊर्जा का जो शेष भाग होता है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है। तो देख लीजिए, ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है। इसका सूत्र चाहें तो लिख सकते हैं, ई के लिख सकते हैं या के मैक्स भी लिख सकते हैं, 1/2 mv² मैक्स। इस तरह से इसका मान हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, दर्शाइए कि वैद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य इसके क्वांटम फोटान के तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। फोटान का संवेग तो P इक्वल टू होता है E/c, क्योंकि E इक्वल टू जो होता था वो होता था PC। E बराबर क्या था, PC, तो P बराबर हो जाएगा E/c। E का मान क्या होता है, h न्यू, और ये c हो गया। तो हम यहाँ पर अब क्या कर दिए हैं यार, यहाँ जो है hc तो लिखें, न्यू का मान क्या होता है c/λ, तो ये c कट गया तो h/λ बच गया। तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू अब हम निकालेंगे तो इस p को यहाँ भेज देंगे, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h/p। इस तरह से यहाँ पर सूत्र निकालना है। अब फोटान की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, तो इससे हम लैम्डा इक्वल टू h/mc जानते हैं, यहाँ h/ क्या हो गया, p हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस लैम्डा का जो मान आया है, जो इस लैम्डा का मान आया है, फोटान के संवेग से भी लैम्डा निकाले हैं और यहाँ डी ब्रॉगली के तरंग दैर्घ्य के सूत्र से भी लैम्डा निकाले हैं, तरंग दैर्घ्य निकाले हैं। दोनों के सूत्र का मान क्या है, एक जैसे है। तो हम कह सकते हैं कि यह वैद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य और एक क्वांटम फोटान की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसके क्या होती है, बराबर होती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें
अगला क्वेश्चन फिर 4-4 अंक के हैं और यहीं तक अब 2 अंक के हैं। इसकी चर्चा 4 अंक के प्रश्नों की चर्चा और 3 अंक के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में कल करेंगे। थैंक यू।